देखो लास्ट लेक्चर में अपने ने ट्रांसफर फंक्शन देखा था कि ट्रांसफर फंक्शन किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, और ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन भी देख ली थी। और हमने साथ ही साथ में एक एग्जांपल भी देख लिया था कि ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड आउट हमें करना चाहिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये भी कहा था कि हम लोग पोल्स और जीरो स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसफर फंक्शन का। तो देखो ट्रांसफर फंक्शन अगर हमने पढ़ लिया है तो देखो, हम्म ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो ट्रांसफर फंक्शन रिलेशनशिप देता है किस किस के बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में। ये थी एक सिंपल उसकी डेफिनेशन। और अगर हम लोग दूसरे तरीके से उसको डिफाइन करें तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इट इज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट अंडर द assumption दैट इनिशियल कंडीशन इज जीरो। तो देखो हम लोग ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखते थे, हम लोग कुछ ऐसे लिखते थे। ऐसे लिखते थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट। यहाँ पे हम लोग इनिशियल कंडीशन जो थी उसकी वो जीरो मानते थे। ठीक है। और ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग मोस्ट ऑफ जी ऑफ एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट लिया है, सी ऑफ टी का इनपुट हो जाएगा एस डोमेन में सी ऑफ एस, और आर ऑफ टी का हो जाएगा हमारा आर ऑफ एस। यहाँ पे भी आपकी इनिशियल कंडीशन जीरो रहेगी। ओके। और एक सिस्टम हमने एक एग्जांपल देखा था कि कुछ हमें ऐसा अगर दिया है, यहाँ पे ऐसी कुछ हमें सर्किट दी है जहाँ पे ये आर है, यहाँ पे सी है, यहाँ से आपका आउटपुट है वी जीरो टी, और यहाँ से आपका इनपुट है वी आई टी। ठीक है। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन अपने ने देखा था। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या आया था हमारा, कुछ इस तरीके से आया था। देखिए इसका ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या है, वन अपॉन एस आर सी प्लस वन, ये आया था इसका ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है। नाउ किसका माइक चालू है, म्यूट हो जाओ जरा, जिसका भी चालू है। चलो ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं कि इसी में हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ ऐड करते हैं। देखो ऐड क्या करते हैं हम लोग, आर एल सी तीनों चीज लेते हैं। ठीक है, ये आर है, ये हमने एल ले लिया, और ये हमारा सी है। तो इस चीज का, ये वाली नेटवर्क का हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपका इनपुट है और यहाँ पे आपका आउटपुट है। तो अगर इसका हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इनपुट ढूंढना पड़ेगा और इसका आउटपुट ढूंढना पड़ेगा। यानी कि वी आई टी और वी जीरो टी, ये दोनों चीज हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे। ये आई ऑफ टी है हमारा, तो यहाँ पे हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे तो हमारा वी आई टी क्या होगा। देखिए वी, यहाँ से आपका करंट आ जा रहा है, और करंट है आपका आई ऑफ टी, यानी आर आई ऑफ टी प्लस एल को अगर हमें करंट के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, एल डी आई बाई डी टी प्लस कैपेसिटर है, कैपेसिटर में आपका कितना करंट जा रहा है, आई टी, और उसको हमें करंट का इक्वेशन लिखना है तो वन बाय सी इंटीग्रेशन आई ऑफ टी। ये है हमारा इनपुट। सिमिलरली हमारा आउटपुट, आउटपुट क्या है हमारा, आउटपुट है हमारा वी ऑफ वी जीरो टी यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो देखिए
केवीएल अप्लाई करते ही हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, V0t इज इक्वल टू क्या होगा, कैपेसिटर ही आ रहा है सिर्फ, तो 1/c इंटीग्रेशन I ऑफ t dt। यह है इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का अगर हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वी टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो क्या आएगा हमारा, ये जो वी आई टी है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा वी आई एस प्लस इज इक्वल टू आर कैपिटल आई एस प्लस डी आई बाई डी टी है तो एस एल आई एस प्लस 1/c इंटीग्रेशन है तो 1/sc हो जाएगा और आई टी का आई ऑफ एस हो जाएगा। यहां से अगर हम लोग आई ऑफ एस कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, आर प्लस एस एल प्लस आई डिवाइडेड बाय आई तो कॉमन निकाल लिया 1/sc, ये हमारे पास बचेगा और आई एस हमने कॉमन निकाला। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम लोग सेकंड वाले इक्वेशन का लाप्लास करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, V0s इज इक्वल टू 1/sc आई एस। ठीक है, तो ये है हमारा इनपुट इक्वेशन या नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, इनपुट एंड आउटपुट, तो कैसा होगा V0s डिवाइडेड बाय V इनपुट S, तो V0s क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग 1/sc आई एस डिवाइडेड बाय R प्लस एस एल प्लस 1/sc इंटू आई एस हमारे यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट 1/s² LC प्लस SRC प्लस 1। यह आया हमारा ट्रांसफर फंक्शन किस इसका, ये वाली जो हमारे सर्किट बनाई उसका ट्रांसफर फंक्शन हमारा ये आया। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग को फिजिकली कैसे लिखना है, कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए कंट्रोल सिस्टम में उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना पड़ता है। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसी सर्किट है वी आई टी आर एल और सी और यहाँ से हमारा V0t, अगर इसका हमें ब्लॉक डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए VIS ये हो गया हमारा इनपुट, देन हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन आया वो प्लस SRC प्लस 1। ये हमारा इनपुट था, ये है हमारा आउटपुट। ठीक है, तो ये बना दिया हमने ब्लॉक डायग्राम। अब पोल्स और जीरोस के बारे में जो मैं बात कर रहा था तो उसके ऊपर आते हैं। तो देखो ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया, आपको रिकॉल करवाया कि ट्रांसफर फंक्शन का कंसेप्ट क्या था। तो एक बार अगर आपका ट्रांसफर फंक्शन का कंसेप्ट अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो ट्रांसफर फंक्शन में आपने जो भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी ऑफ एस से, जी ऑफ एस से हम लोग उससे रिप्रेजेंट करते हैं। और जी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा V0s अपॉन V इनपुट एस। ठीक है, मीन्स आउटपुट और इनपुट। और अगर जनरली अगर हम लोग बात करें तो जनरली हम लोग कुछ ऐसा भी लिखते हैं C ऑफ एस अपॉन R ऑफ एस। C ऑफ एस क्या है आपका, C ऑफ एस है आपका आउटपुट और R ऑफ एस क्या है आपका इनपुट है। ये मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो C ऑफ एस और R ऑफ एस आएंगे ये क्या है, एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। अब पोलिनोमियल इक्वेशन यानी क्या होता है, देखो पोलिनोमियल इक्वेशन एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो हमारा वेरिएबल और कोएफिशिएंट कंसिस्ट करता है।
ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन किसकी, पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन आप दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, देखो सी ऑफ एस और आर ऑफ एस एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो आप उसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, बी एम एस एस टू एम प्लस एम माइनस वन एस एम माइनस वन प्लस एम माइनस टू एस एम माइनस टू अप टू बी जीरो। और ऐसे भी कुछ लिख, ए एन एस एस टू एन प्लस ए एन माइनस वन एस एस टू एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एस एन माइनस टू अप टू ए एन। ये हो गया एक तरीका किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को लिखने का। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है उसके अवयव बांट के। अवयव मतलब आप समझते हैं कि ऐसे कुछ हम लोग लिखते हैं कि इस तरीके से, ये कॉमन इक्वेशन है, कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं उसके लिखते हैं। ठीक है, ये आपका, ये जो मैंने तरीके बताए हैं, ये तरीके आपके 10th में 12th में और 9th में आते हैं। ठीक है, तो ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब आप लोग देख चुके हैं। आगे हम लोग इक्वेशन, आगे हम लोग अभी उसके एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तो एग्जाम्पल में ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज है। तो ये दो तरीके होते हैं, ये दो तरीके होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग बताते हैं, कि कुछ इस तरीके से पॉलिनोमियल इक्वेशन हम लोग बता सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा था आपको पोल्स और जीरोस की, तो यहाँ पे पोल्स कहां से आया और जीरोस कैसे आया। तो देखो पोल्स आपके ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू है जो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद मिलती है। ठीक है, और उसमें वेरिएबल होता है आपका एस। तो एस अगर आपका वेरिएबल है, तो यहाँ पे पोल्स अगर हमें फाइंड आउट करने हैं, तो सिंपल है कि हमें क्या करना है, जो भी आपका इक्वेशन है पॉलिनोमियल इक्वेशन, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन, वो आपका क्या होना चाहिए, बिकम इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर ये चीज इनफाइनाइट हो जाती है, जी ऑफ एस इनफाइनाइट हो जाता है हमारा, इसका मतलब क्या है कि जो आपको, जो भी आपने ये इक्वेशन सॉल्व किया, उस इक्वेशन में जो आपके अवयव आ रहे हैं वो भी क्या है, आपके पोल्स हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग पोल्स को लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, देखो पोल्स को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, पोल्स, पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन आर द वैल्यूज ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म वेरिएबल s that cause the transfer function to become infinite। ठीक है, देन जीरो की बात करते हैं। तो देखो जीरो, zeros of a transfer function are the values of Laplace transform variable s that causes the transfer function to become zero। यहाँ पे आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो रहा था, इनफाइनाइट हो रहा था। जीरोस में क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन आपका जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जीरोस अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो जीरोस हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिंपल, जहां यहाँ पे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट की जगह हमें क्या करना है, जीरो करना है, सिंपल। तो ऐसे कुछ लिख सकते हैं, जीरोस ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन आर द वैल्यूज of the Laplace transform variable s that cause the
ट्रांसफर फंक्शन टू बिकम जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमने लास्ट में जो इक्वेशन देखा ना, ये वाला इक्वेशन, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। ये वाले इक्वेशन में देखो जीरोस और पोल्स कैसे फाइंड करते हैं। देखो वो जो इक्वेशन हमने देखा था उसमें कुछ ऐसा था कि जी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या था, के इंटू एस माइनस बी वन, एस माइनस बी टू, एस माइनस बी थ्री अप टू एस माइनस बी एम डिवाइडेड बाय एस माइनस ए वन, एस माइनस ए टू, एस माइनस ए थ्री अप टू एस माइनस ए एन। ये था हमारा इक्वेशन। तो देखो इस इक्वेशन में अगर हम लोग s इज इक्वल टू अगर हम लोग यहाँ पे ये वाले फॉर्म में s इज इक्वल टू ए वन रखते हैं, यहाँ पे s इज इक्वल टू ए टू रखते हैं, यहाँ पे s इज इक्वल टू ए थ्री रखते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो g ऑफ s है इसकी वैल्यू हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर इनफाइनाइट हो जाती है तो हमारे पोल्स क्या मिलेंगे, s माइनस ए वन इज इक्वल टू जीरो, s इज इक्वल टू ए वन, तो हमारा पोल क्या मिलेगा हमको, a1। a1 जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग s माइनस बी वन, अगर हम लोग s की वैल्यू b1 रखते हैं, यहाँ पे b1 रखते हैं, तो हमारा जो g ऑफ s है वो हमको जीरो मिलेगा। और g ऑफ s अगर हमको जीरो मिल रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो b1 है, जो हमारा b1 है, ये b1 क्या है, हमारा एक जीरो है। ठीक है, तो इस तरीके से पोल्स और जीरोस फाइंड आउट किया जाता है। देखो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यहीं पे ले लेता हूं, ऐड कर देता हूं। चलो एग्जांपल ले लेता हूं, आपको पोल्स और जीरोस का कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। एक एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल में कुछ ऐसा लेता हूं, आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, एग्जांपल एक ट्रांसफर फंक्शन आपको कुछ ऐसा दिया होगा, g ऑफ s इज इक्वल टू 3s माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस वन। ये एग्जांपल में आपको एक ट्रांसफर फंक्शन ऑलरेडी दे रखा है और आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट इट्स पोल्स एंड जीरोस। आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो पोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो g ऑफ s है वो क्या होना चाहिए, बिकम इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट कब होगा, पहले पोल्स फाइंड आउट करते हैं। इनफाइनाइट कब होगा, जब हमारा एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस वन, ये वाला जो इक्वेशन है वो अगर जीरो होगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो अगर जीरो होगा, तभी हमारा g ऑफ s क्या है, हमारा इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो पोल्स के लिए हमें जो डिनोमिनेटर में जो इक्वेशन है उसके इक्वल हमें जीरो रखना है। इसके इक्वल हमें जीरो रखते ही हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, देखो अब थोड़ा हम लोग 9th में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसके हमारे पास फैक्टर क्या पड़ेंगे, यहाँ पे हमारे पास फैक्टर होंगे कुछ ऐसे फैक्टर होंगे, s प्लस टू और s प्लस वन, ये हमें फैक्टर मिलेंगे इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम लोग हमारे पास दो इक्वेशन आएंगे, s प्लस टू इज इक्वल टू जीरो आएगा और s प्लस वन इज इक्वल टू जीरो आएगा। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टू, और यहाँ से s की वैल्यू आएगी माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि सिस्टम में आपके पास दो पोल्स अवेलेबल है। कौन कौन से, एक है आपका माइनस टू, एक है आपका माइनस वन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, हैंस द सिस्टम हैज टू पोल्स। कौन कौन से, s इज इक्वल टू माइनस टू एंड s इज इक्वल टू माइनस वन। ऐसे हमने पोल्स फाइंड आउट कर दिया। सिमिलरली हम लोग जीरोस फाइंड आउट करेंगे। जीरो के लिए हमारे पास क्या था, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास
जो g ऑफ s की वैल्यू हमारी 0 होनी चाहिए। तो 0 कब होगी? जब आपका 3s माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी। अगर ये आपका जो न्यूमरेटर है, इसको आप लोग न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर की वैल्यू अगर 0 होगी तभी आपका g ऑफ s की वैल्यू 0 होने वाली है। तो 3s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास s की क्या वैल्यू होनी चाहिए? 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 3 अगर हमारे पास s की वैल्यू आई तभी आपका g ऑफ s ट्रांसफर फंक्शन जो है आपका वो 0 होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है आपका s इज इक्वल टू 1 बाय 3 आपका क्या है? ये आपका जीरोस है। ओके, तो देखो पोल्स और जीरोस को हम लोग को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी जिसका भी माइक चालू है प्लीज म्यूट कर दो। देखो हमारे पास ये ग्राफ है जिसमें एक्स अक्ष होता है और वाई अक्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोल्स और जीरोस में क्या होगा? और सिस्टम कंट्रोल सिस्टम की अगर बात करूं तो आपके पास x इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? नेबला। ठीक है, यानी कि नेबला, और y इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? जे ओमेगा। नेबला और जे ओमेगा। ठीक है, तो देखो हमारा जीरो आया था, जीरो क्या था? 1/3। तो 1/3 हमारा क्या आएगा? 0 और 1 इसके बीच में आने वाला है। तो हम यहाँ पे कहीं अप्रोक्सीमेटली 1/3 हम लोग यहाँ पे बता देंगे। और जीरोस को कैसे हम लोग बताएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जीरो को डिनोट करने का हमारे पास एक तरीका है, वहां पे हमें ऐसे जीरो बनाना है। ठीक है, ये जीरो बना दिया हमने, तो ये हो गया आपका जीरो। और अगर आपको पोल्स को बताना है तो पोल्स कैसे बताएंगे? पोल्स को डिनोट करने का तरीका है आपका क्रॉस, ऐसे क्रॉस बनाना। तो देखो यहाँ पे s-2 और s-1 हमारे पास दो पोल है, तो दोनों पोल को हम लोग बताएंगे। ये है आपका -1, ये है आपका -2। तो यहाँ पे हमें पोल कैसे बताना है? कुछ ऐसे, देख रहे हैं? इस तरीके से पोल्स और जीरोस का रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हो गया हमारा, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल कैसे लेंगे? देखो हमारा एग्जांपल नंबर 2, ट्रांसफर फंक्शन हमें कुछ इस तरीके से अगर दिया है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 1/SRC+1 ऐसा कुछ दे रखा है आपको। तो यहाँ पे हमें वो पहले तो पोल फाइंड आउट करना है। पोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? आपका जो डिनोमिनेटर है वो उसके इक्वल हम लोग 0 रखते हैं, यानी SRC+1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो s कैसे आएगा हमारे पास? -1/RC। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है आपका, यहाँ पे फिजिकल सिस्टम आपका क्या डिनोट कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो सिस्टम है वो आपकी आरसी सर्किट ही कंसिस्ट कर रही है, और उसको एक पोल है कौन सा? -1/RC, ये उसका पोल है। ठीक है, और यहाँ पे 1, ये जो न्यूमरेटर में आपका 1 है, न्यूमरेटर का जो 1 है, यहाँ पे कोई भी s का टर्म नहीं है। अगर आपका s का टर्म नहीं है तो आपके सिस्टम में कोई भी जीरो नहीं है। सिंपल, देयर इज नो जीरो, देयर इज नो जीरो इन दिस सिस्टम। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके जो न्यूमरेटर है उसमें कोई भी s वाला टर्म नहीं है, इसलिए। तो ये जो -1/RC है, इसको हम लोग फिगर कैसे बनाएंगे? यहाँ इसको अगला हम लोग को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? तो कुछ ऐसे करेंगे, नेबला और ये है हमारा जे ओमेगा। सिर्फ और सिर्फ हमें जीरो पोल्स मिला, तो पोल कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? क्रॉस से, -1/RC। ठीक है, तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखो तीसरे एग्जांपल में क्या है? एग्जांपल नंबर 3,
मान लो कि आपको ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है किसी भी आरएलसी नेटवर्क का। आरएलसी नेटवर्क का ट्रांसफर फंक्शन मान लो कि कुछ ऐसा आपको दे रखा है, जी ऑफ एस इज इक्वल टू वन अपॉन एल सी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल एस प्लस वन अपॉन एल सी। कुछ ऐसा ट्रांसफर फंक्शन आपको दे रखा है। ठीक है, ये ट्रांसफर फंक्शन में आपके पोल हमें पहले फाइंड आउट करने हैं। तो पोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल, जो डिनोमिनेटर है उसके इक्वल हम लोग 0 रख देंगे। पोल्स क्या था हमारा डिनोमिनेटर, क्या है? एस स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एल एस प्लस वन अपॉन एल सी इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे? 0 रख देंगे। यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे एस की वैल्यू? तो हमारे पास एक इक्वेशन था, आपको याद हो तो, ऐसा कुछ इक्वेशन था कि हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते थे। अगर ऐसा कुछ इक्वेशन हमको दे रखा है तो S1 S2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय 2a, जहां पे डेल्टा क्या था आपका? डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा था। तो अगर इस इक्वेशन का यूज करते हैं तो हमारे पास S1 और S2 की क्या वैल्यू आएगी? देखो, S1 और S2 की वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसी आने वाली है, मैं यहीं पे लिख देता हूं आपके लिए। माइनस बी यानी कि आर बाय एल माइनस आर बाय एल प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या था? आर बाय एल था, यानी आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है आपका? इधर 1 है, और सी क्या है आपका? 1 अपॉन एल सी है। तो 4a1 इंटू 1 अपॉन एल सी डिवाइडेड बाय 2, ए है हमारा 1 तो 1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा? माइनस आर अपॉन एल प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एल सी डिवाइडेड बाय 2। यह आया हमारे पास, ये हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 आया, यहाँ पे देखिए आपके पास तीन वेरिएबल है। कौन कौन से? एक तो आपके पास आर है, एक तो आपके पास एल है, और एक आपके पास सी है, यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों है। तो जो आपकी सर्किट होगी ये तीनों की वैल्यू पे डिपेंड होगी, तीनों की वैल्यू पे डिपेंड होगी। तो हमारे पास यहाँ पे 3 केसेस आने वाले हैं। कौन से केसेस? मान लेंगे हम लोग, अज्यूम कर लेंगे कुछ वैल्यूज अज्यूम करके उसकी पोल्स और जीरोस की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए केस नंबर 1 मैं कुछ मान लेता हूं आपके लिए। देखिए केस नंबर 1 हम लोग मान लेते हैं। केस नंबर 1, यहाँ पे हम लोग आर की वैल्यू 10 के ले लेते हैं, कैपेसिटर की वैल्यू हम लोग 0.1 माइक्रोफैरेड ले लेते हैं, और एल की वैल्यू हम लोग 2 हेनरी ले लेते हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, जो हमने पीछे फाइंड आउट किया है, ये वाले इक्वेशन में। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? आर, एल और सी की वैल्यू पुट कर देंगे, और S1 और S2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग S1 और S2 इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस 10 के, यानी कि 10 के डिवाइडेड बाय एल है हमारा 2 हेनरी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, यानी 10 के का स्क्वायर और 2 हेनरी का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एल है हमारा कितना? 0.1 माइक्रोफैरेड, यानी 10⁻⁻6, और सी है हमारा ओके 2 हेनरी। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने पे हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली? 2 वैल्यू आने वाली है। कौन कौन सी? एक आएगी हमारे पास -1381, और दूसरी आने वाली हमारे पास -3618। यह आया हमारे पास S1 और S2। यहाँ पे हमारा ये जो डिनोमिनेटर था,
देखिए इक्वेशन में हमने क्या किया, पोल्स के लिए हमने डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 रखा था और वहां से हमने S1 और S2 की वैल्यू फाइंड आउट करी। तो जैसे ही S1 और S2 की वैल्यू आई, इसका मतलब क्या है, ये जो दोनों है यहाँ और ये वैल्यू, ये आपके क्या है, पोल्स हैं। यहाँ पे जीरोस नहीं मिलेगा। क्यों जीरो नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए एक्चुअल जो ट्रांसफर फंक्शन है उसमें आपके न्यूमरेटर में कोई s का टर्म नहीं है, डायरेक्ट 1/LC है। कोई भी s टर्म नहीं होता है तो हमारे पास कोई भी जीरोस नहीं मिलते हमें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, हेंस द न्यूमरेटर, नहीं ऐसा कुछ लिख सकते हैं, हेंस द पोल जीरो डायग्राम इज शोन बिलो। ठीक है, शोन बिलो, बिलो में मैं आपको साइड में बता देता हूँ, आपको कुछ ऐसा ग्राफ आप लोग को मिलेगा, नेबुला और जियोमिना। यहाँ पे आप कुछ फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे कुछ आप लिखने वाले हैं। एक पोल आया था आपका -1381 और एक पोल आया था आपका -3618। कोई जीरोस नहीं मिलेंगे यहाँ पे। सिमिलरली केस 2 लिखेंगे हम लोग, सिमिलरली हम लोग केस 3 देखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को हम लोग अज्यूम करने के बाद हम लोग सबकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पोल्स और जीरोस की वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल आप सबको समझ में आ गया होगा कि पोल्स और जीरोस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो देखो पोल्स और जीरोस के बाद हम लोग ट्रांसफर फंक्शन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसफर फंक्शन की। देखिए मैं आपके लिए केस 2 और केस 3 की वैल्यूज लिख देता हूं। केस 2 देखो, यहाँ पे केस 2 के लिए आपको R की वैल्यू लेनी है 1K, C की वैल्यू लेनी है 0.1 माइक्रोफेरेड और L की वैल्यू हमें लेनी है 2 हेनरी। और केस 3 के लिए आपको R की वैल्यू लेनी है 8944.27 ओम, C की वैल्यू आपको लेनी है 0.1 माइक्रोफेरेड और L की वैल्यू आपको लेनी है 2 हेनरी। ठीक है, ये तीनों केस हैं। तो एक केस मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये दो जो केस हैं, ये दोनों केस के आपको पोल्स और जीरोस आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं और ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में आपको ये सारी वैल्यूज पुट आउट करनी है और उसका सॉल्यूशन करके S1 और S2 की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना। नाउ प्रॉपर्टीज में आपको बता रहा था कि प्रॉपर्टीज क्या है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है उसकी, कि जो ट्रांसफर फंक्शन होता है सिस्टम का, उसमें जो आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो इंपल्स रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, 0 होता है फॉर द इनिशियल कंडीशन। तो कैसे लिख सकते हैं, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम is the Laplace transform of its impulse response for zero initial condition। ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी उसकी ये है, द ट्रांसफर फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट टू द सिस्टम। ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, द ट्रांसफर फंक्शन इज independent of the inputs to the system। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है उसकी, द सिस्टम पोल्स एंड जीरोस कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम देयर ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, हम लोग ट्रांसफर फंक्शन से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके पोल्स और जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। द सिस्टम
poles and zeros can be found out from their ट्रांसफर फंक्शन। चौथा क्या है प्रॉपर्टी उसकी, स्टेबिलिटी कैन बी डिटरमाइन फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखो स्टेबिलिटी क्या है, ये अपने आगे जो चैप्टर्स हैं उसमें आएगा, तो धीमे धीमे जब भी स्टेबिलिटी का चैप्टर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी कैन बी डिटरमाइन फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, और एक चीज, एक मेन प्रॉपर्टी है उसकी, वो क्या है कि जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो ओनली लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए डिफाइन किया जा सकता है, नॉन लीनियर सिस्टम के लिए डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, द ट्रांसफर फंक्शन is defined only for linear time invariant system. It is not defined for non-linear सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे लीनियर क्या है और नॉन लीनियर क्या है। देखो लीनियर मतलब सिंपल, जो आपके कंपोनेंट है, जो भी आप कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, वो कंपोनेंट अगर आपका ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो वो आपका क्या है, एक लीनियर है। ठीक है, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है, लीनियर है। और टाइम इनवेरिएंट क्या, टाइम इनवेरिएंट का मतलब होता है कि टाइम के साथ उसकी वैल्यूज जो है वो इतनी ज्यादा वेरी नहीं करती है। ठीक है, नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है कि जो भी कंपोनेंट आपके ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो सब क्या है, आपके नॉन लीनियर होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी ट्रांसफर फंक्शन की। अब आगे हम लोग कुछ बेसिक डिवाइसेस हैं जिसके ट्रांसफर फंक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो जो ट्रांसफर फंक्शन है बेसिक डिवाइस के, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, और हाँ एक चीज आपकी रह गई, प्रॉपर्टीज के बाद कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग देख लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि ट्रांसफर फंक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। देखो सबसे पहला तो क्या है कि इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल दैट गिव्स द गेन मींस आउटपुट ऑफ द गिवन ब्लॉक सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम हो या फिर ब्लॉक सिस्टम हो। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल that gives the gain of given system. ओके, देन दूसरा एडवांटेज क्या हो सकता है, दूसरा एडवांटेज ऐसा हो सकता है, इंटीग्रल एंड डिफरेंशिएशन इक्वेशन आर कन्वर्टेड टू सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन। ये हो सकता है कि इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस आर कन्वर्टेड टू सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन। तीसरा क्या हो सकता है, जब भी आपका ट्रांसफर फंक्शन आपको मिल जाए किसी भी आउटपुट के लिए, आउटपुट क्या हो सकता है, हम लोग उसका इनपुट फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, अगर हमको ट्रांसफर फंक्शन मिल जाता है एक बार किसी भी सिस्टम का, तो हम लोग आउटपुट से उसका इनपुट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे हम लोग करेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये है उसका एक एडवांटेज। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, वंस ट्रांसफर फंक्शन इज नोन
any output for any given input can be known. ठीक है, देन चौथा एडवांटेज क्या हो सकता है, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन द पोल्स एंड जीरोस ऑफ द सिस्टम आर फाउंड. बोथ पोल एंड जीरोस ऑफ अ सिस्टम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम. इसका मतलब क्या है कि आपके जो पोल्स और जीरोस आपको मिल जाते हैं, अगर आप एक बार ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो पोल्स और जीरोस क्या है, हमारे सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड आउट करने के लिए हमें बहुत ही जरूरी होता है. इसीलिए हम लोग पोल्स और जीरोस को फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन the poles and zeros of the system are found out. ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा एडवांटेज. देन पांचवा एडवांटेज क्या है, सिस्टम डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी हाँ मैं निकल देखो पांचवा इक्वेशन क्या है, पांचवा एडवांटेज क्या है, सिस्टम डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल s बाय dy dt. इसका मतलब क्या है, सिंपल, आप किसी भी सिस्टम के डिफरेंशियल इक्वेशन को आप रिप्लेस कर सकते हैं वेरिएबल s से. ठीक है, देन छठा एडवांटेज क्या है इसका, द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज डिपेंड ऑन द पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम इनपुट अप्लाइड. ठीक है, कि ट्रांसफर फंक्शन जो होता है आपका, वो क्या होता है, आपके सिस्टम के पैरामीटर्स के ऊपर, सिस्टम के पैरामीटर्स के ऊपर क्या करता है, डिपेंडेंट है, लेकिन जो इनपुट आपके सिस्टम में जा रहा है उससे इंडिपेंडेंट है. तो ये थे कुछ एडवांटेजेस. अब ऐसे ही सिंपल आपके डिसएडवांटेजेस भी हैं. वो डिसएडवांटेजेस क्या है, देखिए डिसएडवांटेजेस क्या है आपके, कि ट्रांसफर फंक्शन इज वैलिड ओनली फॉर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. ठीक है, देन सेकंड डिसएडवांटेजेस क्या है, कि इट डज नॉट टेक into account the initial conditions. Initial condition lose their significance. Then तीसरा disadvantage क्या है उसका, it does not give any idea about how the present output is progress. तो ये कुछ तीन डिसएडवांटेजेस थे उसके. तो मैं यहाँ पे आपके लिए डिसएडवांटेजेस भी लिख देता हूं. ट्रांसफर फंक्शन, पहला डिसएडवांटेज मैंने क्या बताया आपको, ट्रांसफर फंक्शन इज वैलिड ओनली, transfer function is valid only for linear time invariant systems. दूसरा डिसएडवांटेज मैंने क्या बताया, इट डज नॉट टेक इनटू account the initial conditions. Then थर्ड क्या था, थर्ड था हमारा, it does not give any idea about how the present output is progressing. ठीक है, तो ये कुछ थे हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. ठीक, नाउ आज का लेक्चर हम लोग इधर ही पूरा कर देते हैं.
जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम लोग कुछ बेसिक डिवाइस के ट्रांसफर फंक्शंस देखेंगे कि जैसे आपका पोटेंशियोमीटर हो गया, उसका ट्रांसफर फंक्शन आपको क्या मिलता है, टेकोमीटर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, एरर डिटेक्टर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ऑपरेशनल यानी ओपेम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रांसफर फंक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलने